हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपको हमने बताया था किस प्रकार से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से हम कई एप्लाइड फॉर्म की सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। उनमें से हम पहले इक्वेशन पढ़ने आ रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारे मन में सवाल उठता है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का मतलब क्या है, इससे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका फिजिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए आ रहे हैं। हम इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि सेपरेबल मेथड की हेल्प से। लेकिन क्या है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो फिक्स पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी है, जिसमें हमारे पास हमारी स्ट्रिंग ए बी टाइटली हमने स्ट्रेच करके बांधी हुई है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो एल है। कैपिटल ए और कैपिटल बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 और एल 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्स एक्सिस पर रखी हुई है और हमने उसकी लेंथ मानी है एल। तो अगर हम इसे ओरिजिन मानते हैं तो लेंथ हमारे पास वही एल, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास एल 0। अब हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पर डिस्टेंस एक्स पर किसी टाइम टी पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है स्ट्रिंग का u ऑफ x t। u ऑफ x t यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। क्या शो कर रहा है? एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को हमारा शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस चूंकि हमने u ऑफ x t में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बोला हुआ है, तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर। ठीक है, वन डायमेंशन से मतलब ये कि del 2u by del x स्क्वायर। मान लो हमारे पास टू डायमेंशन हमारे पास होती तो फिर हमारे पास उसको हम और कुछ लिख देते, लेकिन अभी हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या बोला कि u ऑफ x मेरे पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग का है। यहाँ पर c स्क्वायर की वैल्यू t अपॉन m होती है, जिसको हम t को बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B। m का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग की हमने एक यूनिट लेंथ मान ली है, तो इस यूनिट लेंथ में जो मेरे पास मास होगा वो हमारे पास n कहलाएगा। समझना है आपको? जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास n कहलाएगा, यदि यहां से लेके यहां तक की हमारे पास यूनिट 1 है तो। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में लिखते हैं। बच्चों जो कई क्या होता है, कई बार हम यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस में सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है और किस प्रकार हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से इसका निकालते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चों, हमारे पास दिस इज del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में हमारे पास u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और t और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। सपोज द सॉल्यूशन इज u of xt equal to x of x and t of t. Now say this equation number, ठीक है, where capital X be function of small x and capital T be function of small t। ठीक है, हमने बोला कि x जो है x का फंक्शन है और t जो है स्मॉल t का फंक्शन है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x एंड स्मॉल t रिस्पेक्टिवली। del u by del x इक्वल टू x डैश इनटू t and del 2u by del x square equal to x double dash of t।
and again this is del u by del t equal to x t dash और del 2 u by del t square equal to x into t डबल डैश। बच्चों ध्यान है कई लोग इसको t डैश की जगह यहाँ पर t डॉट भी लिख देते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन चूंकि डॉट लिखने में हमको लगता है कि हम यहाँ पर डैश शो कर रहे हैं पास, ठीक है, दोनों नोटेशन अपनी जगह सही है। पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों में, दिस इज x t डबल डैश इक्वल टू c स्क्वायर x डबल डैश इनटू t, यानी कि x डबल डैश अपॉन ऑफ x इक्वल टू t डबल डैश अपॉन ऑफ c स्क्वायर इनटू t। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा हमें t के साथ ही रखना है। नाउ दिस इज x डबल डैश अपॉन ऑफ x इक्वल टू t डबल डैश अपॉन ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू t इक्वल टू माइनस k स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। माइनस के स्क्वायर के बराबर ही क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास, माइनस के स्क्वायर के बराबर लेने के पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम वेव का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और वेव का सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि हमें साइन और कॉस की टर्म हमारे पास आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर माइनस के स्क्वायर नहीं लेंगे तो हमारे पास साइन या कॉस की टर्म नहीं आएगी। बस यही मेन रीजन है कि वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, तो हम यहाँ पर माइनस के स्क्वायर लेके ही सिंप्लीफाई करते हैं। आगे बात समझ में आपको, देखिए हम आगे इसको भी मैं हटा देता हूं। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, जैसे कि पहले बोलते आ रहे थे। दिस इज नाउ x डबल डैश अपॉन ऑफ x इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, that means x double dash plus k square x equal to 0. Now this is a second order differential equation, या जिसको बोल सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को d ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि d स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर d इक्वल टू मतलब हमारे पास है d by dx। इसके हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए, तो वो हमारे पास आएगी m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस k आएगा। तो देयरफॉर x ऑफ x इक्वल टू हमारे पास ये आएगा c1 cos kx and c2 sin kx। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर x, ये हमारे पास x का सॉल्यूशन है। फ्रॉम थर्ड हम किसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, t का, तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज t डबल डैश अपॉन ऑफ c स्क्वायर इनटू t इक्वल टू माइनस k स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं क्या, t डबल डैश प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर t इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज d डैश स्क्वायर प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर t इक्वल टू 0, वेयर d डैश का मतलब मेरे पास में है this is a d by dt, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d by dt को। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास आएगी m इक्वल टू प्लस माइनस kc आएगा। ओके, क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस kc आएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के पास इसको यहां से हटा देते हैं। So therefore t of t equal to हमारे पास आएगा c3 cos kct plus c4 sin kct। ओके, तो ये हमारे पास निकल गई t of t की, हमको क्या मिल गया, x of x मिल गया और t of t मिल गया। तो इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास कितना आएगा, this is u of xt equal to in bracket c1 cos kx and c2
sin kx and c3 cos kct and c4 sin kc। ओके, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने सोल्यूशन निकाला हुआ है, इसमें इस सोल्यूशन में खास बात ये है कि हमने इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है। तो वेव इक्वेशन में इस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर नाम दिया गया, इसको बोलते हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? इट्स अ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको कंडीशंस लगानी है कि हमारे पास कंडीशंस क्या है। पहले उस डायग्राम को फिर से हम समझते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है वो डायग्राम से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास फिर से हमने आपको वहां पर कहा था कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, जिसकी लेंथ मैंने मान के चली है, उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एन। ठीक है, फिर हमने वहां पर आपसे कहा था कि इस ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो n 0 है, क्योंकि ए और बी हमारा फिक्स पॉइंट है। तो डेफिनेटली ए और बी पर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का ए और बी पर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं नंबर 1, दिस इज कॉल्ड योर बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चे से? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, जिसको हम शॉर्ट में बीसी से रिप्रेजेंट करें। क्योंकि अब ए और बी के हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं, पहली कंडीशन हमारे पास बनेगी u ऑफ 0t इक्वल टू u ऑफ 0t इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू। सेकेंड कंडीशन हमारे पास बनेगी u ऑफ lt इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू। आया बात समझ आपको? अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन हमारे पास है, जिसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन। इसका इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जिसको हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है? ठीक है, मान लेते हैं कि हमने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। क्या कर लिया? स्ट्रेच कर दिया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया वो हमारे पास क्या हुआ, किसी टाइम टी पर हमने लिया और वो डिस्टेंस हमारे पास कोई ना कोई शेप मिलेगा हमें। मान लेते हैं कि हमारे पास हमने इस जब स्ट्रिंग को हमने खींचा हुआ है तो मेरे पास इस टाइप का शेप मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस शेप को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बाय द फंक्शन f ऑफ x। इससे रिप्रेजेंट किया मैंने। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमने क्या माने कि हमने मान ली कोई इनिशियल शेप हमने दिया हुआ है फंक्शन का, स्ट्रिंग का, जिसका फंक्शन हमारा जिसका शेप जो होगा f ऑफ x बनाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ x हमारा क्या शो कर रहा है? इनिशियल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जैसे जब इसको हम स्ट्रेच करके अपने पास स्ट्रेच करते हैं और जब इसको हम छोड़ने वाले होते हैं तो इसमें एक वेलोसिटी जनरेट होती है। तो चूंकि वेलोसिटी उसमें हमारे पास 0 होती है, हम बोलते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन में दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक बार बात करते हैं इनिशियल डिफ्लेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर आपको लिख देते हैं। Suppose f of x is initial shape, इसको बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन, इनिशियल डिफ्लेक्शन, एंड g of x is initial velocity
ऑफ द स्ट्रिंग देन फिर से हमारे पास दो कंडीशन। इनिशियल शेप बोला, इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास टाइम जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनिशियल शेप बोलूंगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा u ऑफ x 0 से, इसका मतलब निकाला जाएगा f ऑफ x। इसी प्रकार जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब निकाला जाएगा del u by del t। चूंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी बोली है तो टाइम यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा एट t इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो दो कंडीशन है जिसमें हम अपनी वेग का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे हमारे पास, या निकालेंगे हमारे पास। तो वन बाय वन अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंस so इसको लिखते बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन u इक्वल टू 0 at t इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। जैसे हम t इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये वाला पोर्शन हमारा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा c3 cos, सॉरी ये हमारा 1 बन जाएगा और हमारे पास जो टर्म होगी वो केवल ये वाली बचेगी। हम क्या लिखेंगे, दिस इज 0 इक्वल टू c1 cos kx c2 sin kx इंटू c3 इंटू 1 प्लस g। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, दिस इज 0 इक्वल टू c3 c1 cos, फर्स्ट कंडीशन उल्टा लगा देंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास हमने गलत दी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, u equal to 0 at x equal to 0, put in 4। कितना मिलेगा हमें 0, this is c1 into 1 c2 into 0 and c3 cos kct plus c4 sin kc। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 0 इक्वल टू c1 c3 cos kct plus c4 sin kct। ठीक है, but c3 cos kct plus c4 sin kct not equal to 0, therefore c1 equal to 0। हमने c3 cos kct plus c4 sin kct को हमने not equal to 0 क्यों बोला, क्योंकि अगर ये टर्म हमारे पास 0 हो गई तो इसका मतलब है कि हमारे पास पूरा सॉल्यूशन जो होगा 0 बन जाएगा। तो इसलिए ये 0 नहीं, मतलब ये हमारे पास c3 cos kct c4 sin kct 0 होता, लेकिन c1 के 0 होने पर ये टर्म मेरे पास 0 पूरी 0 नहीं बनेगी। तो हमारे पास क्या है, c1 इक्वल टू 0। इस c1 इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 4। कितना मिलेगा हमें, u ऑफ xt इक्वल टू c2 sin kx and c3 cos kct plus c4 sin kc। now say this is equation number, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, by second boundary condition, by second boundary condition। second boundary condition क्या है, u की वैल्यू 0 दी है जबकि x की वैल्यू n। u equal to 0 at x equal to, put in equation 5। इक्वेशन नंबर 5 में रखें, डी डेट हमें क्या मिलेगा, दिस इज 0
इक्वल टू C2 sin KL, C3 cos KCT and C4 sin KC। ठीक है, ना अब सवाल उठता है कि वैल्यू किसको चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब हमारा सवाल उठता है कि C2 को 0 लें कि sin KL को 0 लें। अगर हमने C2 की वैल्यू को 0 लिया तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन फिर से 0 हो जाएगा, जबकि sin KL की वैल्यू 0 लेने पर हमारे पास ये टर्म 0 नहीं होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, but C2 not equal to 0, so therefore sin KL equal to 0 and KL equal to 0, then n pi and k equal to n pi by n। ठीक है, ये हमने किस बेसिस देखा, हम जानते हैं कि अगर sin थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू हमारे पास n pi कहलाता है, जहां पर n जो होता है 0 1 2 ऐसा भी सकता है। ठीक है, where n equal to 1 2 3 and so on। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 5 में रखेंगे। पुट इन 5, तो मेरे पास कितना मिलेगा, दिस इज u ऑफ xt इक्वल टू C3 cos n pi ct by n plus C4 sin n pi ct by n into C2 sin n pi x by n। ओके, अब हम क्या करेंगे, C2 को C3 के साथ और C2 को C4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लेके आ जाते हैं, जिसको हम लिख देते हैं an cos n pi ct by n plus bn sin n pi ct by n, और इसको लिख देते हैं हम sin n pi x by n, where an equal to C3 C2 और bn equal to C4 C। ओके, यहाँ पर हमने an और bn ही क्यों लिया, इसके रीजन आपको बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर हमारा k जो है डिपेंड कर रहा है n की वैल्यू पर, तो हमारे पास ऑब्वियस देखिए कोएफिशिएंट भी है, वो भी n की वैल्यू पर ही डिपेंड होगा, क्योंकि n के डिफरेंट वैल्यू के लिए n के कोएफिशिएंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हमने उसके यहाँ पर लिख दिया n, चूंकि n हमारे पास बहुत सारा है तो इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, since n equal to 1 2 3 up to infinity, so therefore u of xt can written as, हम तो u of xt को लिख सकते हैं समेशन n equal to 1 से infinity, this is an n pi ct by n plus bn sin n pi ct by n into sin n pi x by। ठीक है, अब ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सर, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 थी, वो ये हमारे पास आएगी 6। ठीक, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम हम यहां पर क्या है, दिस कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड
जनरल सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डेल में कोई कंडीशन हमें नहीं दी हुई है तो हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और यदि हमें कंडीशन वही दी है जो कि हमारे पास फिक्स दी हुई है, यदि जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन के बाद जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है उसे हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, अप्लाई करेंगे अपना क्या इनिशियल कंडीशन, देखते हैं इनिशियल कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। केस नंबर बाय फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। अब फर्स्ट इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट t इक्वल टू फुटिंग 6 कितना मिलेगा, u ऑफ x0 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, क्या होगा t इक्वल टू 0 तो ये होगा दिस इज an into 1 and bn into 0 and this is sin n pi x by l। ये हो गया मेरे पास f of x, दिस इज n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, आपको मिल जाएगा an sin n pi x by l। नाउ दिस इज योर हाफ रेंज साइन सीरीज, ये हमारे पास बच्चों के कहलाती है हाफ रेंज साइन सीरीज। दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, अब ये हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज इज देयर यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू होती है हाफ रेंज साइन सीरीज के अंदर हमारे लिखा थी 2/n 0 to l f of x sin n pi x by l dx। क्या लिखा था हमारे पास n pi x by l dx। तो ये हमने लगाई अपनी पहली इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड इनिशियल कंडीशन लगाने से पहले हमारे पास क्या थी, वो del u by del t थी। यानी कि पहले मुझे इक्वेशन नंबर 6 को t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशियल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 6 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जैसे हम t के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n pi c अपॉन l बाहर आएगा, लेकिन समेशन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और ये cos जो होगा माइनस साइन बन जाएगा, साइन जो होगा cos बन जाएगा, ये टर्म हमारे पास ऐसे रहेगी क्योंकि ये x की टर्म है। तो बच्चों में क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज del u by del t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और मेरे पास आ गया बाहर n pi c by l, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा माइनस an sin n pi ct by l plus bn cos n pi ct by l। सब में ऐसा डाला हूं मैं, into sin n pi x by n। ओके, अब इसमें लगा रहे हैं सेकंड अपनी इनिशियल कंडीशन, बाय सेकंड इनिशियल कंडीशन, बाय सेकंड आईसी। तो सेकंड आईसी मेरे पास क्या था, दिस इज del u by del t इक्वल टू gx एट t इक्वल टू, लगा इसको अप्लाई करें, कितना मिलेगा हमें, therefore this is gx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी n pi c by l माइनस an इंटू 0 प्लस
डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है इसका, and this is bn into 1 into sin n pi x by n. ओके, अब हमारे पास कितना आ रहा है, समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी n pi c अपॉन n इन ब्रैकेट bn sin n pi x by n। अगर यहाँ पे हमारे पास हाफ रेंज साइंस भी मिले, लेकिन हमें ये टर्म अपने पास एक्स्ट्रा मिले, कुछ नहीं करना, इस टर्म को हमें डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज, then we have bn इक्वल टू, जैसे इस टर्म को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एलसीएल कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना आएगा, दिस इज 2 अपॉन n pi c 0 to l and this is gx into sin n pi x upon n। Okay, this is called your b। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरह से मतलब bn में यहाँ पर लिखा। तो ओवरऑल पे क्या लिखा कि जो हमारे पास मेन कंडीशन थी वो हमारे पास जो, उसमें हमारे पास हमने an और bn की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर दी। तो हमारे पास ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन जो है 3 पार्ट में हमारे पास स्प्लिट हो गया। एक तो वो जिसमें हमने किसी प्रकार की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई है, और एक वो जिसमें हमने कंडीशन अप्लाई की है, बाउंड्री भी और इनिशियल कंडीशन। ठीक है, जब हम बाउंड्री कंडीशन के बिना जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में चेंज होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन में चेंज नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे अपने जनरल सॉल्यूशन से, और फिर हम वहां पर an और bn की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमेशा आपको f of x और g of x की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ अलग अलग टाइप की कंडीशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ इस चैनल का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके शेयर जरूर करें। शेयर करने के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल की हेल्प से ही आपको नोटिफिकेशन पता चलते हैं जो आपको मेल पे मिलते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय